नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बहुत दिन से अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर के सवाल उठते रहे और ये सवाल इतने चुभने वाले हैं कि इस सवाल की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता भी जा चुकी है। हालांकि डायरेक्ट इस वजह से नहीं गई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और देश के लोग तो यही कहते थे कि भाई अडानी परिवार चुभ गया और फिर सदस्यता चली गई। महुआ मोइत्रा को खामियाजा उठाना पड़ा, भुगतना पड़ा। लेकिन अब तक कोई एविडेंस नहीं था, कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जहां पर मतलब वीडियो सबूत टाइप में कि कोई बताए कि हाँ जी मोदी जी अडानी की मार्केटिंग करते हैं। अब एक वीडियो सबूत आ गया है और इस वीडियो सबूत के साथ फिर दो तीन और सबूत जो वीडियो नहीं है लेकिन तथ्यात्मक रूप से सामने है वो भी जुड़ गए। इस वीडियो सबूत में एक देश के पूर्व मुखिया, पूर्व प्रमुख अपने जुबान से बता रहे हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं कि मोदी जी ने किस तरह से उनके देश के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, अडानी की कंपनी की मार्केटिंग की, अडानी के लिए पैरवी की, अडानी के लिए लॉबिंग की और अडानी को काम दिलवाया। अब उस देश में अडानी पर जब मचा बवाल एयरपोर्ट देने पर, उस देश में विरोध होने लगा, तो ये मामला सामने आ गया कि आखिर एंट्री किसने करवाई। तो पता चला अडानी की एंट्री मोदी जी ने करवाई और उस दौर से मोदी जी इस पद पर नियुक्त है मार्केटिंग एजेंट वाले, जिस दौर में वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कहा जाता है श्रीलंका में बहुत बड़ी परियोजना के लिए दबाव डाला। बांग्लादेश में जो परियोजना शेख हसीना के समय मिली थी, वो भी कहा जा रहा है कि वही दबाव था। अब ये समझते हैं कि मार्केटिंग एजेंट के रूप में क्या मोदी जी वाकई काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो इसको कुछ लोग, मैं देखा एक्स पर, ट्विटर हैंडल पर जायज ठहरा रहे हैं कि भाई अपने देश के व्यवसायियों को तो आगे बढ़ाना चाहिए। तो केवल एक ही व्यवसायी है गौतम अडानी, या देश में और कोई व्यवसायी नहीं है? भाव को जोड़िए चर्चा में, फटाफट कंट्रोल रूम भाव को जोड़िए। अब वो वीडियो सबूत अंग्रेजी में है क्योंकि वो केनिया का है, केनिया के पूर्व प्रधानमंत्री का। पूर्व प्रधानमंत्री हैं रैला ओडिंगा, रैला ओडिंगा। कंट्रोल रूम जरा वो बयान सुना दीजिए, अंग्रेजी में ही सही लेकिन सुना दीजिए, कम से कम लोग ये न कहें कि नहीं हवा हवाई बातें थी। ये वीडियो सुनाइए जरा। When I was the Prime Minister of Kenya, I was introduced to the company and its activities by the Prime Minister Narendra Modi, while he was then the Chief Minister of the state of Gujarat. Indeed, Prime Minister Modi organized for a Kenya government mission to visit Gujarat, and I had the opportunity to visit this company's infrastructure projects in that state that included a port, a power plant, a railway line, and an airstrip developed out of what was a swamp donated by the government of India. I'm talking about Adani Group of Companies. सुना आपने? ये बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिस वक्त मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, उस वक्त इन्होंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी ने मुझे अपने दोस्त गौतम अडानी और उनके बिजनेस के बारे में बताया। यही दोस्त बोलने पर आजकल मिर्ची लगती है। दोस्त गौतम अडानी और उनके बिजनेस के बारे में बताया, अडानी के अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने केन्याई डेलीगेशन को गुजरात बुलाकर अडानी के कारोबार के बारे में विस्तार से समझाया। अब सोचिए आप, मुख्यमंत्री विस्तार से बुला करके समझा रहे हैं, जैसे एमआर जाता है डॉक्टर के यहाँ, दवाई के बारे में बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि नई नई दवाई आई है, ये दवाई आप लीजिए, इसमें कमीशन ज्यादा है। मतलब ऐसे ही नहीं, कमीशन नहीं बोला होगा उन्होंने। आगे जो है आरोप है कि केनिया के प्रधानमंत्री का कांग्रेस भी इस मामले में आ गई है कि खुलासा बेहद गंभीर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के लिए एजेंट की तरह काम करते हैं। ये बात साबित हो चुकी है। मोदी विदेश में अडानी के लिए मार्केटिंग करते हैं और अरबों की डील दिलवाते हैं। अब ये भी साबित हो चुका है। अब ये जो बवाल शुरू हुआ, केनिया में इनको बड़ा काम मिला था, हवाई जहाज
जो है हवाई अड्डे का, उसका केन्या में विरोध शुरू हो गया भाव। और उसके बाद जब विरोध शुरू हुआ तो पूर्व प्रधानमंत्री सामने आए और उन्हें बता दिया कि ऐसा-ऐसा मामला है। अब 2 बातें और जोड़ देते हैं आपके पास आने के बाद। बांग्लादेश में शेख हसीना अब सत्ता में नहीं है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक बिजली परियोजना अडानी को मिला था। अब वो भी अधर में लटका हुआ है, इस पर भी सवाल खड़े हैं। और 2021 में श्रीलंका के एक अधिकारी ने संसदीय पैनल के सामने ये दावा किया था कि नवंबर 2021 में जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे, उन्होंने कहा था कि मोदी उन पर पवन ऊर्जा परियोजना को अडानी समूह को सौंपने के लिए दबाव बना रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाली श्रीलंका की नई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो ऊर्जा परियोजना अडानी समूह को पिछली सरकार द्वारा दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करेगी जब वहां पर ये बवाल उठा तो। यानी गोटाबाया राजपक्षे जब वहां के राष्ट्रपति थे तो मोदी सरकार ने, ये श्रीलंकन अधिकारी का दावा है कि मोदी ने दबाव बनाया कि पवन ऊर्जा परियोजना दीजिए। इतना दबाव बना करके सिर्फ एक आदमी के लिए अगर काम किया तो क्या बुरा है अगर कहा जाए कि मोदी जी मार्केटिंग एजेंट हैं अडानी के। देखो आशीष, हर देश यानी अमेरिका, जापान, जर्मनी, जब भी वहां के कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो साथ में एक बिजनेस डेलीगेशन होता है। और वो बिजनेस डेलीगेशन को लेके इसलिए आते हैं कि हम तो भारत जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, वहां की चेंबर ऑफ कॉमर्स से मिलिए और वहां अपना बिजनेस कैसा फैला सकते हैं ये एक प्रयास करेंगे। तो मुझे इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि प्रधानमंत्री उद्योगपतियों को विदेश ले जाएं। मुझे इस बात का भी ऑब्जेक्शन नहीं है, प्रधानमंत्री कई बार पूरा डेलीगेशन लेके जाते हैं। मुझे इस बात का भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि विदेश मंत्री अपने देश के उद्योगपतियों के लिए बात करें, हर देश करते हैं, लेकिन एक ही उद्योगपति क्यों, सवाल उठता है। हाँ, यही सवाल। जब आप एक उद्योगपति के लिए काम करते हैं तो फिर आप सिर्फ उसी के बन के रह जाते हैं। तो फिर यदि उनको ये कहा जाए कि आप उसके मार्केटिंग एजेंट हैं क्या, आप उसके लाइजनर हैं क्या, आप उनको, आपने अभी केन्या के तो पूर्व प्रधानमंत्री ने बयान ही दिया कि भाई हमें तब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, आप वो तो प्रधानमंत्री बन गए। तो हवाई अड्डा ऐसा मिला उनको, उस हवाई अड्डे के इनके खिलाफ वहां भयानक अभी वो चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अडानी जी ने माइन ली थी, उस माइन को लेके भयावह वहां विरोध था और पूरी सरकार ही नहीं, बहुत फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि उस माइन को खरीदने के लिए जो बैंकों ने पैसा दिया था, ऐसी चर्चा है कि वो भी फेवर था, इतना बड़ा अमाउंट, क्योंकि आज अडानी जी कुछ भी कर सकते हैं विश्व में, उन्हें पैसे की कमी नहीं। इस देश की सारी नेशनलाइज बैंक उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी, ऊपर से आदेश आ जाता है, धनाधन पैसा मिल जाता है, ठीक, नहीं तो वो ओवर बिलिंग करके वैसे ही बाहर से इधर पैसा घुमा उधर पैसा घुमा, आपने 50,000 रुपए इधर से उधर किए तो आपको ईडी लटका देगी महीनों जेल में। अडानी जी का कई कई सबूत है मार्केट में, अडानी जी के मनी लॉन्ड्रिंग के, खासकर गुजरात गवर्नमेंट का ही सबूत है। गुजरात गवर्नमेंट ने अडानी जी को 3,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, 3,900 करोड़ रुपए, जो एनर्जी चार्जेस के नाम से ज्यादा लिए। अब एनर्जी चार्जेस क्या है, कोल की कीमत बढ़ती है तो पावर की कीमत बढ़ेगी। कोल की कीमत कैसी तय होगी, एक इंटरनेशनल एजेंसी है उसके रेट के हिसाब से तय होगी, कम या ज्यादा, उसके रेट फाइनल माने जाएंगे। अडानी जी ने धनाधन बिल लगाते गए, गुजरात से पैसा लेते गए, बाद में किसी ने चेक किया तो पता पड़ा कि इंटरनेशनल रेट तो कुछ और थे और उन्होंने दो दुगने तिगने रेट में बिजली खरीदी, मतलब कोयला खरीदा एक जगह से, कोयला आता एक जगह से, बिलिंग अलग अलग जगह होती है, एक यूएई में हुई, एक सिंगापुर में हुई, एक हांगकांग में हुई। तो ये जो कम कीमत का कोयला ज्यादा पैसे देके आप खरीदते हो, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वो ज्यादा पैसा जाता है, 100 रुपए का कोयले के लिए आप 500 रुपए दोगे तो 400 रुपए जो एक्स्ट्रा पहुंचे हैं वही फिर विदेश से अपने अडानी जी में निवेश होके आते हैं और हम ताली बजाते हैं, विदेशी पैसा आ गया, वो हमारे टैक्स पेयर्स का लूटा हुआ पैसा होता है। ऐसा डीआरआई ने सेबी को बहुत पहले
मोदी जी आने के पहले बता दिया था कि इन्होंने कैसे इक्विपमेंट खरीदे, पावर इक्विपमेंट बाहर से, और कैसा डबल रेट करके 1500 करोड़ रुपए कैसा इन्होंने फिर वापस इंडिया बुलाया। उन्हें सारी ट्रेल बताई थी कि ये पैसा यूएई की इस कंपनी में गया, उस कंपनी से एक पैसा मॉरिशस के कंपनी में गया जो गौतम अडानी के भाई की है, और वो फिर वहां से गौतम अडानी कंपनी में आया। ये सारी बातें सामने है, एक्शन कौन लेगा? सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। एक हो गया ऑस्ट्रेलिया का, ऐसा ही हो गया। लंका का तो जब ये बवाल हो गया, देखिए लंका का तो बहुत बहुत मतलब, ये तो चीफ मिनिस्टर के टाइम का है, ये तो प्रधानमंत्री के टाइम का है। तो राजपक्षे ने वो जो बोर्ड का जो चेयरमैन था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन, उसको जब पैनल के सामने खड़ा कर दिया तो उसने कहा कि माय बाप, मुझे प्रधानमंत्री जी ने बुला के कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भयानक प्रेशर है कि ये विंड मिल 500 मेगावाट का विंड मिल और सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट अडानी को ही देना है। उन्हें कहा ऐसा दे नहीं सकते। तो फिर पार्लियामेंट में वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है उनका, उसका अमेंड कर दिया, और वो अमेंड करके इसलिए अमेंड किया गया कि उसको आप इलेक्ट्रिसिटी का वो दे नहीं सकते, मतलब बिना बिडर के, बिना टेंडर निकाले दे नहीं सकते। तो उसके लिए उन्होंने अमेंड किया। अब उस अमेंडमेंट में भी फंस गया मामला। वो अमेंडमेंट ऐसा हो गया कि वो किसी सरकार के साथ यदि आपका डील हो तो टेंडर नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये डील तो गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दिया है, गौतम अडानी भारत नहीं है। तो पर एक जुगाड़ वहां ये भी आया कि गौतम अडानी को ही भारत माना जाए ताकि ये प्रोजेक्ट हो। उसके बाद वहां लोग लगातार लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट वहां फंसा है। अपने देश में मैं बता रहा हूं तुम्हें, महाराष्ट्र में सरकार बदलती है तो धारावी वाला प्रोजेक्ट फिर से रिव्यू होगा। यहाँ तो प्रोजेक्ट तो भयावह फंसे हैं। मतलब इसके पहले लोग कहेंगे कि भाई उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो क्यों नहीं दिया गया। धारावी प्रोजेक्ट में एक रेलवे की जमीन थी, वो रेलवे से क्लियरेंस चाहिए था। वो प्रोजेक्ट जिसको अलॉट किया उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने, वो बहुत बड़ा समूह था, बहुत पैसे वाला समूह था, वो विदेशी कंपनियां थी उसमें। और जब उसको सब फाइनल हो गया तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो रेलवे की जमीन देने से मना कर दिया। प्रोजेक्ट लटक गया, प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ। और जैसे ही वहां सरकार गिराई गई, नई सरकार आई, तुरंत रेलवे ने क्लियरेंस दे दिया, रीटेंडरिंग हुआ। रीटेंडर में टेंडर की पॉलिसी ऐसी बदल गई कि विदेशी कंपनी उसमें नहीं, वो माइनस हो गई। अब ये धारावी में जा रहे, अब धारावी में जा रही है, तो धारावी में जो इन्होंने क्लॉज दिए वो भयानक क्लॉज, धारावी वाले के खिलाफ पूरा खड़ा हुआ। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि धारावी में जो लोगों का घर नहीं बनता उनको भी दिया जाएगा। अरे तुम्हारी घोषणाओं से थोड़ी होता है, जो टेंडर में होगा वही तो होगा। टेंडर डॉक्यूमेंट को अल्टर करेगा। उसके बाद जब बताइए, मतलब महाराष्ट्र पे आज 7 लाख 8 लाख का कर्जा है, 2 लाख करोड़ का डिप्रिसिएट है, 10 लाख करोड़ का घाटे में है, मतलब 10 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। और जो एयरपोर्ट पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो डेवलपमेंट चार्जेस एमएमआरडी को दिया जाता है। एमएमआरडी एक संस्था है महाराष्ट्र में जो अर्बन डेवलपमेंट पे जो चार्जेस लेती है, वो चार्ज करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का, वो उन्होंने माफ कर दिया अध्यादेश निकाल के। आपको एक पैसे के लिए मोहताज है, आप लोन ले लेके, कर्जा लेके सरकार चला रहे हैं, और जहां से 1 लाख करोड़ आप आ रहे हैं वो आपने माफ कर दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अध्यादेश निकालती है, अध्यादेश निकाल के ये कहती है कि जो टीडीएस और जो टीडीआर मिलता है, हमारे यहाँ एफएसआई मिलता है कि आपने बिल्डिंग दी तो आप इतना मालिक, इतना एफएसआई मिलेगा आपको। अब क्या होता है कि कुछ एयरपोर्ट के आसपास आप बिल्डिंग या कुछ हाई राइज नहीं बना सकते, तो उसका जो एफएसआई है, वो एफएसआई आप कहीं और बेच सकते हो, कहीं और उसका यूज कर सकते हो। तो एफएसआई का ट्रेडिंग होता है, आपके पास ज्यादा एफएसआई आप उसको बेच सकते हो, उसको टीडीआर कहते हैं। तो कोई बिल्डर यदि मार्केट से टीडीआर खरीदता है तो उसके रिक्वायरमेंट का 10% उसको कंपलसरी अडानी से खरीदना है। ये अध्यादेश गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाला। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मोदी जी के अंडर काम करती है, वो स्वयं अडानी की मार्केटिंग एजेंसी हो गई है कि माए बाप आपका टीडीआर हम बिकवा देंगे। ये लूट वाली मतलब लूटा के दे रहे हैं। आप दीजिए ना, आप फेयर कंपटीशन करिए। देश के बाकी उद्योगपतियों ने क्या किया?
बाकी उद्योगपति ने क्या किया देश में? एकमात्र अडानी है। जब एयरपोर्ट देने की बात आई प्राइवेटाइज करने की, तो जब नीति आयोग ने कहा कि भाई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अडानी दे ही नहीं सकता, पार्टी नहीं कर सकता, इज नॉट एलिजिबल, नीति आयोग ने इसको ऑब्जेक्शन दिया, तो नीति आयोग का लेटर फाड़ के फेंक दिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें कोई नहीं हुआ और यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के क्लॉजेस बदले गए। इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल स्टोरी की। तो एक आदमी को देने के लिए आप क्या क्या करेंगे? क्या पूरा देश गिरवी रखेंगे? मैंने तो कहा यदि ये सरकार और 10-15 साल चली, मोदी जी का राज चला, तो एक दिन ऐसा होगा आशीष, घर की बेल बजेगी, हम दरवाजा खोलेंगे, बोलेंगे अशोक मान खड़े, हाँ आपको आज चलना है हमारे साथ। कहाँ भाई? अडानी जी के प्रोजेक्ट में काम करना है वहां पे। लेकिन मेरे तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना कर्जा लिया है, अब वो कर्जा उतारने के लिए आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और आप कंट्रीब्यूट, लेकिन मैं तो एक पत्रकार हूं, तो हाँ वहां लिखने का काम है, उनके प्रेस रिलीज और उनके कंपनियों के बारे में एक आर्टिकल लिखे आप बैठ के वहां पे, आपका 2 दिन सप्ताह में अब अडानी के लिए होगा। ये यदि कानून पास नहीं हुआ तो आश्चर्य नहीं लगेगा मुझे। ये सरकार इतने निचले लेवल पे उतरी, नीचता का उच्चांक हो गया है। मैं बता रहा हूँ, किसी एक कंपनी को फेवर करने के लिए किया है, अंबानी को बहुत फेवर किया है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने देश बेचा नहीं अंबानी को। वो ओपन जनरल लाइसेंस में, ओपन जनरल नहीं, ये नहीं किया उन्होंने। ओपन जनरल लाइसेंस में जो माल उनके पास होता था वो उसको आउट करते थे, उनके पास जब माल नहीं होता था तो वो ओपन करते थे। प्रणव दा के टाइम पे ओजीएल इन ओजीएल आउट का गेम था, लेकिन ऐसी चीजें बेची नहीं थी, बिल्कुल नहीं बेची थी। थोड़ी बहुत मोरल, मतलब अरे जन मन की नहीं तो कम से कम जन की तो थोड़ी सी शर्म होती है, यहाँ तो किसी की शर्म नहीं है। यहाँ अंधभक्तों की फौज है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है कर दिया तो कर दिया, अडानी जी को कर दिया तो कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, अपना देश का ही तो उद्योगपति है। तो भाई भी अडानी वहां पे तो महिंद्रा क्या बाहर का है, रुइया बाहर का है, बजाज बाहर का है, अग्रवाल बाहर के हैं, वो कौन से बंगल से आए? हो सकता है बाहर के हो, डीएनए वगैरह भी चेक आजकल होता है ना, हो सकता है ये लोग डीएनए वगैरह चेक हुआ हो, बाहर के निकले हो, वो डीएनए खाली अडानी का ही मिल रहा हो, इंडियन टाइप में डीएनए वही हो। खैर, आपने कहा 15 साल रहेंगे तो दरवाजा नॉक करने, 15 साल बाद दरवाजे घर में रह जाएंगे कि नहीं, ये भी अभी मुझे पता नहीं। हालत ये है, हाँ हालत ये, अब तो 15 साल बाद दरवाजे नहीं होंगे, फिर वो कुंडी मत खड़काओ जल्दी भीतर आओ टाइप होगा, कोई दरवाजा नहीं, जिसको मन होगा आएगा, कोई असलहा लेके आएगा, कोई गोली लेके आएगा, कोई बारूद लेके आएगा, कहेगा कि हिंदुत्व को हम बढ़ा रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं। ये इसलिए आपको गोली मार रहे हैं कि हिंदुत्व को बचाना है, बचाना इसलिए मार दे रहे हैं। इस देश में भाई हम हिंदू है, आप हिंदू हो हम मानते हैं, लेकिन 2-4 हिंदुओं का बलि जाना जरूरी है, इसलिए लिस्ट में आपका नाम लिखा रहा है, आपका नाम है। नहीं, बड़ा अद्भुत है, हम अडानी पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूं इस देश में क्या दुनिया में शायद कम ही हिस्सों में ऐसा हुआ होगा, सत्ता पोषित उद्योगपति, पूंजीपति, सत्ता पोषित अपराधी का आरोप अब आ गया है, डॉन, सत्ता पोषित डॉन का अपराध आ गया है। सत्ता पोषित डॉन का अपराध बहुत गंभीर है, अगर इस देश के जागरूक हिंदुओं को समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो घंटा बजाएंगे, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, जितने दिन की सांसें ऊपर वाले ने दे दी है उतना हमारा है। उसके बाद सत्ता पोषित दंगे, वीडियो है, दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता, बाराबंकी का एक धार्मिक स्थल के बाहर डीजे पर जो गाने बजाए जा रहे हैं, एफआईआर हो गई है, 3-4 लोग उसमें जो है ऑर्केस्ट्रा वाले को पकड़ लिया है। मुझे ताज्जुब लगता है, संघ चालक कहते हैं कि ओटीटी के लिए पॉलिसी होनी चाहिए, ओटीटी पे बहुत गंदगी परोसी जाती है। क्या संघ को ये नहीं दिखाई देता कि किस टाइप के गाने डीजे पे बजाए जा रहे हैं, माँ बहन की गालियां देने वाले गाने? हाँ,
क्या संघ इसको अप्रूव करता है? कौन सा हिंदू समाज अप्रूव करता है? अब वो भी दुर्गा विसर्जन में, माँ दुर्गा दुर्गा विसर्जन के में विसर्जन में, माँ के जहां पे सामने ऐसी गंदी गंदी गाली देने वाले कौन से हिंदू हो सकते हैं? माँ के नाम से गाली, माँ के सामने, माँ दुर्गा, और जगत जननी, माँ की जगत जननी हम के सामने। जगत जननी, जगत जननी, आदि शक्ति। ये नया हिंदुत्व जो परोस रहे हैं आशीष, ये हिंदुइज्म को ही खतरा है, ये सब सनातन खत्म धर्म को कर, खतरा है। खतरा मैं बहुत बड़ा खतरा है, मैं बता रहा हूं बहुत कि पहले एक आने बात, वाले समय में क्या माँ की आरती गालियों से भरी हुई होगी? इतना घटिया। एक इसमें फिर हम अडानी पे आएंगे, अडानी पे आएंगे, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मैं बहुत बहुत पहले, आज नहीं, तब मुझसे और भी लोग असहमत थे, अब तो थोड़े थोड़े लोग सहमत होने लगे हैं। बहुत पहले कुछ लोगों ने कहा कि सुधर जाएगा, जैसे आज भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुधरेगा, सब कुछ पटरी पे आएगा। लेकिन मेरे मन की बात आज कह दे रहा हूं, मन की बात, निराशावादी बात नहीं है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने नाजीवाद, फांसीवाद को बहुत ढंग से पढ़ा, जर्मनी को बहुत ढंग से पढ़ा है। तो मैं उस अनुभव के आधार पर एक बात कहता था कि जो कुछ भी चल रहा है ये अर्धनाश पे रुक ही नहीं सकता, ये सर्वनाश पे रुकेगा। क्योंकि जब ये प्रक्रिया, जैसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं ना, कि फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है तो कंप्लीट होता है, वो बीच में रोक ही नहीं सकते। एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन, इसलिए कहते हैं एक बार परमाणु विस्फोट हो गया तो फिर कोई रास्ता नहीं है कि उसको रोक दे 3 बाल्टी पानी डाल के, क्योंकि एक बार अगर वो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया तो फिर नहीं रुक सकता, वो चेन। तो ये चेन है, जिस चेन में हम लोग अब जिस चेन को थाम चुके हैं, पकड़ चुके हैं और लाइन में खड़े हैं, वो चेन शुरू हो चुकी है। ये साइकिल जो है ये अर्धनाश पे रुकता ही नहीं है, ये सर्वनाश पे रुकता है। इसका उदाहरण जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी का जब तक सर्वनाश नहीं हुआ था, जर्मनी के लोग नाजीवाद को, मैं मोदीवाद और भारतवाद नहीं, नाजीवाद की 2 लाइनें बताता हूं, 2 उसके मुख्य मुख्य सिद्धांत, 3 मुख्य सिद्धांत। एक, नाजीवाद जब जर्मनी में आया तो उसका जो मूल धारणा थी वो नस्लीय श्रेष्ठता की थी। नस्लीय श्रेष्ठता यानी जो जर्मन नस्ल है, प्रजाति है, वो संसार में सर्वश्रेष्ठ है। अब तुलना कीजिएगा, शायद आजकल हम लोग भी सर्वश्रेष्ठ है, तो वो जर्मन नस्ल श्रेष्ठतम प्रजाति, नस्लीय श्रेष्ठता उसका पहला था। दूसरा था अखिल जर्मन साम्राज्य। जर्मन, जहां जहां भी जर्मन नस्ल के लोग हैं वो सब जर्मनी है, वो अखिल जर्मन है। और तीसरा, वहां पर एक हमेशा गाली देने के लिए, दुश्मनी के लिए, कट्टर दुश्मनी के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। वहां पर एक ऑब्जेक्ट था यहूदी। अब परिस्थितियों को मिलान कर लीजिए, आज हम भी श्रेष्ठता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम जन्मजात श्रेष्ठ हैं, बस दुनिया पर परचम लहराना बाकी है। तो श्रेष्ठता की जंग में हम भी हैं, ऑब्जेक्ट हमारे पास भी है। और ये लड़ाई तब तक आंख से पर्दा नहीं उतरता जब तक आने वाली नस्लें तबाह नहीं हो जाती हैं। आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं तो फिर जब नई नस्लें आती हैं तो अपने अतीत पर पछताती हैं, वही होता है। तो ये सर्वनाश पे, क्योंकि उससे पहले कितना भी समझा लो, उसके पहले तो अशोक वानखेड़े बिक गया, अशोक वानखेड़े हिंदू विरोधी हो जाएगा, सनातन विरोधी हो जाएगा। आज कांग्रेस को समझा दो तो बीजेपी का एजेंट हो जाएगा। आज मोदी और अडानी के रिश्तों पर हम बात कर लिए तो कांग्रेस के एजेंट हो जाएंगे। मिनटों में तो हम एजेंट बदलते रहते हैं। इतने जल्दी नौकरी नहीं मिल सकती हिंदुस्तान में जितने जल्दी हम लोगों को की नौकरी लोग बदल रहे हैं। देखिए या आशीष, इतना मोटा, इतना आज घटिया गंदा चश्मा है। मैंने क्या कहा कि आज जब अडानी पे ये डिस्कशन हुआ है तब अडानी के वहां से लिफाफे लेने वाले टूट पड़ेंगे, हाँ, क्योंकि उनके उनके बाप के ऊपर बोला है। तो कौन कौन बच्चा अपने बाप के लिए नाराज हो सकता है? तो फिर ये कोई दूसरा करके शुरू हो जाते हैं कि अशोक वानखेड़े अपने आप को टाइगर कहता है और वजन तो बहुत ज्यादा है उसका। इसमें भी बोलने वाले लोग हैं, जब कुछ मिलता नहीं तो क्या कहे, शर्म आती है। ये पत्रकार कहते हैं अपने आप को। एनीवे, कुल मिलाकर ये अब कई बार एस्टेब्लिश्ड हो गया, लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल है। शर्म है कि आती नहीं।
इसलिए केनिया के पूर्व राष्ट्रपति ने बोला, वहां डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है श्रीलंका में। बांग्लादेश का डील आपको पता ही है हम्म कैसा हुआ, और जब डील फंसा तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सामने आई अपने बच्चे को बचाने के लिए, बोले तुम्हारा पावर हम खरीदेंगे, डोंट वरी, जिस रेट में आप तुम बोलोगे उस रेट में खरीदेंगे, डोंट वरी। तो पैसे से बिकने वाले लोग हर जगह मिलेंगे आपको, और अडानी जी के पास उसकी कमी नहीं। तो कुल वो भी मिलाकर भारतीय बैंकों का ही है जो है ना, कमी तो नहीं है, लेकिन वो हमारा ही है, मैंने क्या बैंकों का है। कहा, हाँ, बैंकों का है, उनका है, किसी का भी हो, खुद ही इधर से उधर लूट करके पैसा वापस आता है। हाँ। कुल मिलाकर जो लोग बिक रहे हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं हम आने वाले देश का भविष्य बेच रहे हैं, क्योंकि मोनोपोली किसी भी चीज की होनी नहीं चाहिए, चाहे अंडरवर्ल्ड में किसी गैंग की, चाहे किसी उद्योग की, चाहे राजनीति में किसी नेता की। हमेशा चेक एंड बैलेंस होने से ही चीजें स्मूथ चलती है, और जहां चेक एंड बैलेंस नहीं है वहां तानाशाह जन्म लेता है। और यदि सत्ता में तानाशाह रहा तो फिर उद्योगपति में भी तानाशाह होता है, वो भी फिर इलिमिनेट करता है, फिर ये नेक्सस बनता है अंडरवर्ल्ड का, उद्योग का और सत्ता का, और ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग, पैसा कमाने के लिए, और फिर जनता गुलाम बन के पीसी जाती। 75 वर्ष नहीं हुए देश को आजाद, 75 वर्ष नहीं हुए देश को आजाद हुए, और हम उसको गुलामी के लिए ढकेल रहे हैं। 100 साल का भी इंतजार नहीं करें, सैकड़ों साल, 100 साल मुगलों के रहे, 100 साल अंग्रेजों के रहे, अरे 100 साल आजाद भी रहने दो, लेकिन 75 साल बाद ही गुलामी का कुचक्र शुरू हो गया है। आप गुलाम होंगे किसी उद्योगपति के, आप गुलाम होंगे इस सत्ता के, आप गुलाम होंगे किसी बड़े माफिया के, आपका स्वतंत्रता कुछ नहीं होगा। वो तय करेंगे आप क्या करते हैं, वो तय करेंगे आप क्या खाएंगे, वो तय करेंगे आप किससे मिलते हैं, वो तय करेंगे आपको क्या बोलना है। ये प्रॉब्लम है बड़ा दुर्भाग्य है। शायद दुर्भाग्य। जिस तरह से आजकल ट्विटर पे देखते हैं तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए समर्थन में कैंपेन चल जाता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी, गांधी जी, उनकी आत्मा कहीं से देखती होगी तो सोचती नहीं, होगी कि क्या दौर है। देखिए समाज में हमारे पूना में जो लोग सीनियर जर्नलिस्ट इसको जान पाएंगे, जोशी अभ्यंकर हत्याकांड हुआ आशीष, हम्म जोशी और अभ्यंकर ये दो परिवार के परिवार मारे गए, हम्म और फिर पुणे में ये दहशत हुई कि 4 बजे बाद पुणे घर पे बैठ जाता था, सब लॉक लग जाता था, पुणे शांत हो जाता था, कर्फ्यू लग जाता था, क्योंकि सब घर में रहते थे, क्योंकि घर पे कुछ लोग, मतलब एक टीम थी, वो घर पे हमला करती थी, और बच्चे हो बूढ़े हो किसी को नहीं, सबको मारती थी, कोई एविडेंस नहीं। एक जगह एक नौकरानी बाथरूम में छुप जाती है, वो देखती है, वो बताती है, और फिर यंग 3 लड़के पकड़े जाते हैं कॉलेज के, यंग लड़के, उन्हें फांसी होती है। वो निर्विकार भाव से वहां कोर्ट में है, तो जज पूछता है उनको, तुम्हें फांसी हो रही, तुम्हें ग्लानि नहीं हो रही, पश्चाताप नहीं हो रहा है? वो कहती कि देखिए हम गीता में विश्वास रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के, ये जो लोग मरे हैं इनकी मौत तय थी, निमित्त हम थे, हमारी मौत तय है, निमित्त आप हो। हमने जो कुछ भी किया वो भगवान ने हमारे हाथ से करवाया, और आपने जो मृत्यु दंड हमको दिया वो भगवान ने आपके हाथ से करवाया। भगवान श्री कृष्ण की गीता को, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, उसको भी ऐसे समझने वाले कुपड़ों की कमी नहीं है इस देश में। इसलिए माता के सामने तेरी माँ का और तेरी बहन का जैसे शब्दों के गाने बजते हैं। ये दुर्भाग्य। जहां डीजे चलिए पे खैर भजन बजना चाहिए, जहां डीजे पे भजन बजना चाहिए, वहां भजन की जगह आप इस
गानों ने ली। मोहन भागवत कहते हैं कि ओटीटी पे कंट्रोल होना चाहिए, सेंसर बोर्ड ने सेंसर करना चाहिए। लेकिन इसको खत पानी वही लोग दे रहे हैं जो उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। तो मोहन जी एक तरफ कल्चरल एम्बेसडर और कल्चर और हिंदुत्व और राष्ट्रीयत्व और मातृभूमि की बात करते हैं, और उनके शिष्य क्या करते हैं या उनको करवाया जाता है या करने दिया जाता है। क्योंकि किसी भी धर्म के किसी मंदिर के बाहर यदि तेरी माँ का तेरी बहन का ऐसे गाने लगने लगे डीजे पे और आधा घंटा तक वहां रुक के डांस करते रहेंगे, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, उस धर्म के मानने वाले लोग तो उद्वेलित होंगे। और यदि किसी ने डीजे रोकने का प्रयास किया तो दंगे होंगे। जो वर्तमान सत्ता में लोग जो बैठे हैं वो दिल से चाहते कि ये हो, क्योंकि इतना करने के बाद भी महाराष्ट्र और झारखंड में दंगे हो नहीं रहे। ये पीड़ा है उनकी। और सत्ता वहां न दंगे चाहे, नहीं हो। अगर भाऊ सत्ता का वैचारिक और शारीरिक मतलब फिजिकल सपोर्ट, वैचारिक सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट दोनों ना हो तो ऐसे गाने सार्वजनिक रूप से बजाने का कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं कल्पना सकता, हो कल्पना ही नहीं सकता। खैर, जब ये गठजोड़ बन चुका है, बस इतना ही कहेंगे, आज भी कहूंगा, कल भी हम कह रहे थे और कल भी कहेंगे कि जब ऐसे ऐसे वैचारिक स्रोत पहले उपजते हैं, फिर मजबूत होते हैं, फिर वटवृक्ष बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन ये वटवृक्ष गिरता है, भूचाल बड़ा आता है, लेकिन उसके बाद उस वृक्ष की जड़ें तक नाश हो जाती हैं। कभी कहते हैं ना, जड़ों से भी कुछ अंकुरित हो जाना, वो जड़ें नाश हो जाती हैं। इतिहास नाम नहीं लेता है, इतना जरूर याद रखिएगा। जो कहते हैं कि हम इतिहास बना रहे हैं, इतिहास उनको काट देता है, पन्ने से खत्म कर देता है उनके। वो इतिहास में दर्ज होते हैं तो विलेन के रूप में होते हैं, खलनायक के रूप में होते हैं, इस समाज के द्रोही के रूप में होते हैं, इस समाज के भक्षक के रूप में होते हैं, और इतिहास खत्म कर देता है। इतिहास बनाते बनाते, इतिहास बनाना है तो रचनात्मक बनाइए, विध्वंसात्मक नहीं, क्योंकि विध्वंसात्मक इतिहास बनाने वाले खत्म, इतिहास में दर्ज नहीं हो पाते हैं, होते हैं तो विलन के रूप में। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।